पिछले क्लास में हमने फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर देखा। फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के अंतर्गत हमने हाफ वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड देखा था। आरएल दैट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड इंडक्टर, दैट मीन्स इंडक्टिव लोड। उसी को आरएल लोड भी बोलते हैं या फिर उसी को इंडक्टिव लोड भी बोलते हैं। अभी हम देखते हैं सेंटर टेप्ड टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आरएल लोड। हमने प्योर रजिस्टिव लोड देख लिया है, ठीक है। अब देखते हैं हम सेंटर टेप्ड टाइप सेंटर टेप्ड टाइप, ठीक है, फुल वेव, ठीक, फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल लोड, ठीक है, आर एल लोड के साथ सेंटर टेप्ड टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर एल लोड, ठीक है। दैट मीन्स जब हम रेजिस्टर और इंडक्टर की कॉम्बिनेशन को या फिर इंडक्टर को जब हम लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में इस फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज की नेचर क्या होगी, इसका एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी को पता है फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बेसिकली ऐसा कन्वर्टर सर्किट होता है जो इनपुट एसी सिग्नल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर हुआ? तो ये सेंटर टेप्ड टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बेसिकली फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का एक टाइप है जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है। इस फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। इस कारण इस फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं हम? सेंटर टेप्ड टाइप फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं। क्लियर है? तो हमने इस सर्किट का प्योर रजिस्टिव केस में हमने देख लिया है। प्योर रजिस्टिव कंडीशन दैट मीन्स जब रजिस्टर को हम लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसके आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पे क्या नेचर होंगे। अब हम देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड टाइप। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड टाइप में क्या होगा? सेंटर टेप्ड टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। सेंटर टेप्ड टाइप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है, इस कारण इस रेक्टिफायर को क्या बोलते हैं हम? सेंटर टेप्ड फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये आपका दोनों थायरिस्टर है, ये आपका दो थायरिस्टर्स हैं। सपोज दिस इज थायरिस्टर T1 एंड दिस इज थायरिस्टर T2। थायरिस्टर बोलो चाहे SCR बोलो, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दोनों का मतलब एक ही है। या इसके सेंटर टेप्ड पॉइंट और इन दोनों के कैथोड शॉर्टेड पॉइंट, देखो इन दोनों का ये कैथोड शॉर्टेड पॉइंट, तो इन दोनों के कैथोड शॉर्टेड पॉइंट ये पॉइंट होगा और ये आपका सेंटर पॉइंट होगा। तो सेंटर पॉइंट और कैथोड शॉर्टेड पॉइंट दोनों पॉइंट के बीच में हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल लोड यूज़ करेंगे। और ये एक्सटर्नल लोड है वो क्या रहेगा? ये सपोज रजिस्टर, और इस रजिस्टर के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एक इंडक्टर। तो रजिस्टर और इंडक्टर ये R हो गया, ये L हो गया। तो R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन को हम यहाँ पर लोड की तरह यूज़ कर रहे हैं। इस कारण इस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को क्या बोलेंगे हम? फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ RL लोड। तो T1 और T2 दो थायरिस्टर्स हैं, दोनों थायरिस्टर की कॉमन कैथोड शॉर्टेड पॉइंट, ये दोनों का कैथोड शॉर्टेड पॉइंट ये है, इसकी कैथोड शॉर्टेड पॉइंट और इसके सेंटर टेप्ड पॉइंट के बीच में हम RL लोड को कनेक्ट किए हैं, ठीक है। सपोज दिस इज A टर्मिनल, दिस इज B टर्मिनल, AB वाइंडिंग, दिस AB वाइंडिंग इज प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। सपोज दिस इज C, दिस इज O एंड दिस इज D, COD, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पे हम एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल अप्लाई करेंगे। सपोज एक्सटर्नल इनपुट AC सिग्नल इज Vin, वह इनपुट AC सिग्नल है जिसे हमें कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना।
क्लियर हुआ। तो यहाँ पर इनपुट जो हम दे रहे हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग पर अप्लाइड इनपुट एसी सिग्नल सिंगल फेस एसी सिग्नल है। वह सिंगल फेस एसी सिग्नल है जिसे कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करना है। COD यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है और इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग पे दो थरिस्टर T1 और T2 को कनेक्ट किया गया। T1 और T2 का कैथोड है उसको शॉर्टेड किए हैं और इन दोनों के कैथोड शॉर्टेड पॉइंट और ट्रांसफार्मर के सेंटर पॉइंट के बीच में हम RL लोड को कनेक्ट कर दिए। सपोज इस RL लोड में फ्लो होने वाला लोड करेंट है वो IL है, जो राइट से लेफ्ट की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मैं अपना एक रेफरेंस डायरेक्शन माना हूँ, अगर करेंट का फ्लो उसी डायरेक्शन में हुआ तो फ्लोविंग करेंट है वो पॉजिटिव होगा और फ्लोविंग करेंट के वजह से इसमें डेवलप्ड वोल्टेज है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसमें फ्लोविंग करंट है उसको क्या माना हूँ मैं, राइट से लेफ्ट। तो जैसे सपोज इसके राइट इस RL लोड है, यहाँ पर लोड RL लोड और इस RL लोड के क्रॉस वोल्टेज है उसको लोड वोल्टेज बोलेंगे V0। दिस सपोज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस विल बी निगेटिव। ये आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी है। तो जिस टर्मिनल से आपका करेंट एंट्री कर रहा है वो आउटपुट वोल्टेज के लिए पॉजिटिव होगा और ये क्या है आपका निगेटिव। तो इस कंप्लीट RL कॉम्बिनेशन के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो आपका आउटपुट वोल्टेज है और ये जो आउटपुट वोल्टेज है वो कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी आउटपुट वोल्टेज। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर इंडक्टर है, ये आपका एनर्जाइजिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो सपोज इस इंडक्टर में करंट का फ्लो होगा, करंट के फ्लो होने से इस इंडक्टर के क्रॉस एक पोटेंशियल बिल्डअप होंगे। उस बिल्डअप पोटेंशियल की पोलैरिटी को मैं राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को निगेटिव मान लेता हूँ और इस इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज को क्या मान लिया मैं, VL, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो मैं राइट साइड में पॉजिटिव माना क्योंकि करंट के डायरेक्शन को मैं राइट से लेफ्ट माना। इस कारण इसके करंट फ्लो होने से इस इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी स्टोर होगा, इस इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होंगे, उस डेवलप्ड वोल्टेज को हम इंडक्टिव वोल्टेज बोला, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया हम, VL से। क्लियर हुआ। तो ये VL है वो इस इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के कारण उस इंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज है। क्लियर हुआ। ध्यान ये रहे इस सर्किट में यूज्ड लोड है वो रजिस्टर और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो रजिस्टर और इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स इंडक्टिव लोड है और किसी भी इंडक्टिव लोड में फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू है वो सडनली इंक्रीज ना हो करके टाइम की रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली क्या होता है वो इंक्रीज होगा। ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे चाहे ग्रेजुअली डिक्रीज होंगे, यकायक वो अचानक से मिनिमम से मैक्सिमम नहीं हो सकता और नहीं मैक्सिमम से वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो टाइम लेता है। क्लियर हुआ। तो ये आपका इनपुट AC सिग्नल है जो कि सिंगल फेस AC सिग्नल है। वह सिंगल फेस इनपुट AC सिग्नल है जिसे कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना है। अब चलो हम इसकी ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, अब ये फुल वेव रेक्टिफायर है। तो फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर क्या होता है, बेसिकली ऐसा रेक्टिफायर सर्किट होता है जो इनपुट AC सिग्नल के दोनों साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर देता है। तो हम सिंगल फेस AC को हम इनपुट की तरह अप्लाई कर रहे हैं। तो सपोज दिस इज सिंगल फेस इनपुट AC सिग्नल विच इज साइनोसाइडल इनपुट AC सिग्नल। ये ओमेगा T 0, ये आपका 0, ये आपका पाई, ये आपका 2 पाई, ये आपका 3 पाई, ये आपका 4 पाई, ये आपका Vin इनपुट AC सिग्नल है और इसी इनपुट AC सिग्नल को हमें कंट्रोल्ड पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ। अब चलो हम यहाँ पर एक गेट पल्स दे देते हैं। यहाँ पर 2 थायरिस्टर हैं, चाहे तो आप गेट पल्स दो चाहे मत दो। चलो इस बार मैं बिना गेट पल्स, मतलब गेट पल्स का वेव फॉर्म अलग से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा मैं वो बताऊँगा। मैं 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये ओमेगा T। सपोज मैं ये इसको दे देता हूँ लोड करेंट IL। फिर उसके बाद लोड करेंट के फ्लो होने से आप एग्ज़ाम में
गेट पल्स का वेव फॉर्म नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लेना, ये बताना जरूरी है। 0 ये आउटपुट वोल्टेज है, ये आपका पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। ध्यान रहे कि आप जो लोड यूज़ कर रहे हैं वो इंडक्टिव लोड है, और इंडक्टिव लोड के केस में आपका एनर्जी स्टोर करने की प्रॉपर्टी होता है। इस कारण इंडक्टर अपने एनर्जी को तुरंत रिलीज़ नहीं कर पाता, वो थोड़ा सा कुछ टाइम लेता है। इस कारण सपोज़ हम हर एक हाफ साइकिल के लिए एक एक हम क्या लेंगे, फायरिंग एंगल लेंगे। सपोज दिस इज़ अल्फ़ा। निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी फायरिंग एंगल लेंगे हम। सपोज दिस इज़ पाई प्लस अल्फ़ा। दिस इज आपका ये भी अगेन फायरिंग एंगल 2 पाई प्लस अल्फ़ा। दिस इज अगेन फायरिंग एंगल 3 पाई प्लस अल्फ़ा। क्लियर हुआ? तो ये फायरिंग एंगल है, ये आपका अल्फ़ा है, ये यहाँ पर हो गया पाई प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ये हो जाएगा 3 पाई प्लस अल्फ़ा। तो फायरिंग एंगल का मतलब क्या होता है, जिस पर्टिकुलर एंगल पे हम थायरिस्टर को एक्सटर्नल फायरिंग पल्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, फायरिंग एंगल। फायरिंग एंगल को हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इसी इंस्टेंट पे फायर करोगे। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 30 है तो 30 डिग्री एंगल डिले करके फायर करोगे। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 60 डिग्री लेते हो तो 60 डिग्री एंगल डिले करके फायर। तो जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप थायरिस्टर को फायर करोगे, उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट से वो थायरिस्टर है वो अपना कंडक्शन स्टार्ट करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलो ऑपरेशन देखेंगे। ये आपका इनपुट एसी सिग्नल है, इनपुट एसी सिग्नल है वो सिंगल फेस एसी सिग्नल। तो सिंगल फेस एसी सिग्नल होने के कारण इस फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को क्या बोलेंगे हम, सिंगल फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सेंटर टेप्ड टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ हुआ है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर टेप्ड टाइप फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। जैसे ही हम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर इज वी अप्लाई द external input AC signal during the positive half cycle of input AC signal from omega t equal to 0 to पाई। तो 0 से पाई के लिए सर्किट के प्राइमरी वाइंडिंग पर एपियर वोल्टेज है वो ए पॉइंट पर एपियर वोल्टेज पॉजिटिव और बी पॉइंट पे एपियर वोल्टेज क्या होता है, निगेटिव। किसके लिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी सिग्नल the voltage at point A is becomes more positive with respect to B। तो A पे पॉजिटिव वोल्टेज रहेंगे और B पे क्या होगा, निगेटिव वोल्टेज। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, ट्रांसफार्मर एक्शन होने से इसके सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएंगे। इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो C पॉइंट पे पॉजिटिव और D पॉइंट पे क्या होगा, निगेटिव। D पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज बिल्डअप होने के कारण, डेवलप होने के कारण थायरिस्टर T2 है वो क्या होता है, हाईली रिवर्स हो जाता है। और हाईली रिवर्स होने के कारण थायरिस्टर T2 है वो कंडक्ट नहीं हो पाता, कंडक्ट नहीं हो पाता। दैट मीन्स क्या हो जाता है, ऑफ मोड में रहता है। ऑफ मोड में रहता है दैट मीन्स थायरिस्टर T2 है वो ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करता है। दैट मीन्स इस थायरिस्टर T2 से होकर कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता। बट सी पॉइंट पे पॉजिटिव वोल्टेज अपियर होने के कारण, इस अपियर वोल्टेज के कारण थायरिस्टर T1 है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में आ जाता है। T1 है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है और T2 हाईली रिवर्स होने की वजह से ये ऑफ मोड में। जैसे ही एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू अल्फ़ा, जैसे ही हम एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू एफ अल्फ़ा पे थायरिस्टर T1 के गेट पर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करने से थायरिस्टर T1 है वो क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। और टर्न ऑन हो करके एक ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली थायरिस्टर T1 से होकर एक इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। फ्लोइंग इलेक्ट्रिसिटी है वो सी पॉइंट से, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ही करंट फ्लो। सी पॉइंट से आपका थायरिस्टर T1 से आपका लोड रजिस्टर RL ऐसे फ्लो होंगे। ऐसे आएगा, ऐसे
राइट से लेफ्ट है। अब देखो मैंने पहले अपना करेंट का डायरेक्शन जो अजम्पशन किया है वो भी राइट से लेफ्ट है। एक्चुअल में थर्स्टर T1 जब ऑन हो रहा है तो भी करंट है वो राइट से किधर जा रहा है, लेफ्ट की ओर, ठीक है। तो हमारे सर्किट के लोड में फ्लो होने वाला करंट है सर्किट के एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होगा। फ्लोइंग करंट के पॉजिटिव होने से इस कंप्लीट RL लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होंगे V0, वो डेवलप्ड वोल्टेज V0 की वैल्यू भी क्या होगा, पॉजिटिव। बट सर्किट में हमारा लोड है वो इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड होने के कारण सर्किट के लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडन एम्पियर न हो करके इससे फ्लो होने वाले लोड करंट की वैल्यू ग्रेजुअली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इस इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, वैसे वैसे इस इंडक्टर के अक्रॉस डेवलप्ड वोल्टेज VL की वैल्यू भी क्या होने लगता है, इंक्रीज होने। क्लियर हुआ। तो ये आपका इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करने लगता है। देखो जैसे आप अल्फ़ा पे फायर किए, अल्फ़ा से ओमेगा टी अल्फ़ा पे फायर किए तो करंट फ्लो होना, लोड करंट फ्लो होना शुरू हुआ, लोड करंट ग्रेजुअली इंक्रीज होकर के ऐसे जाएगा, मैक्सिमम तक एम्पियर होंगे। अब क्या होता है, जैसे ही आपका इनपुट AC सिग्नल है वो कहाँ थे, निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर करता है पाई से 2 पाई। तो फॉर निगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC सिग्नल फ्रॉम ओमेगा टी इक्वल टू पाई टू 2 पाई। तो पाई से 2 पाई के केस में सर्किट के प्राइमरी वाइंडिंग पर एम्पियर वोल्टेज निगेटिव और B पॉइंट पे एम्पियर वोल्टेज है वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगेन ट्रांसफार्मर एक्शन होता है और फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनामेना के कारण इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है। इंड्यूस्ड वोल्टेज C पॉइंट पे निगेटिव और D पॉइंट पे क्या होता है, पॉजिटिव। C पॉइंट पे निगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण थर्स्टर T1 है वो रिवर्स बायस्ड मोड में चला जाता है। बट रिवर्स बायस्ड मोड में जाने के बाद भी थर्स्टर T1 है वो क्या रहता है, ऑफ नहीं हुआ रहता है, क्योंकि अब उस जैसे ही आपका निगेटिव हाफ साइकिल में एंटर करता है तो उस पर्टिकुलर इंस्टेट में क्या होता है, हमारे इंडक्टर, ये इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी VL है, वो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करना चाहता है, रिलीज करना चाहता है, डिस्चार्ज करना चाहता है। तो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए ये इंडक्टर अपने अंदर इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स करेगा। पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे तो राइट लेफ्ट साइड पॉजिटिव हो जाएंगे और राइट साइड क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे ही अपने पोलैरिटी को रिवर्स करता है, पोलैरिटी को रिवर्स करने से आपका ये थर्स्टर T1 है अगेन क्या हो जाता है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में ही रहता है और फाइनली ये इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को इसी डायरेक्शन में ही डिस्चार्ज। क्यों इस डायरेक्शन में, क्योंकि इंडक्टर की वोल्टेज लेफ्ट साइड पॉजिटिव होगा, राइट साइड निगेटिव। क्यों अपने पोलैरिटी को रिवर्स करेंगे, क्योंकि इंडक्टर की नेचर है वो सडनली अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता, इस कारण वो अपना डिस्चार्जिंग करंट है वो उसको उसी डायरेक्शन में ही करंट के फ्लो को अलाउ करेगा जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो हो रहा था। तो पहले राइट से लेफ्ट हो रहा था, तो अब भी डिस्चार्जिंग करंट भी क्या होगा, ऐसे इंडक्टर से रजिस्टर, रजिस्टर से सेंटर पॉइंट, सेंटर से थर्स्टर T1 ऐसा सर्कुलेट होगा। तो क्या होता है, इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्जिंग एंगल होगा एक सर्टेन एंगल, सपोज दिस एंगल इज बीटा, ये आपका बीटा एंगल है, तो इतने तक डिस्चार्ज करेगा। अल्फ़ा से फायर किए, ठीक है, तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग। तो देखो डिस्चार्जिंग किए, अभी तक T1 ऑन ही है, निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर कर चुका है, बट थर्स्टर T1 है वो क्या है, ऑन ही है। तो क्या होगा, T1 ऑन है तो एक वायर की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये वायर की तरह, तो ये लोड वोल्टेज होगा और ये वाला क्या होगा, सोर्स वोल्टेज। तो ये कंप्लीट लोड वोल्टेज ये सोर्स वोल्टेज के साथ क्या होंगे, पैरेलल में पेयर हो जाएगा। तो लोड वोल्टेज की वैल्यू है वो सोर्स वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट का वोल्टेज का वैल्यू इनपुट के बराबर, तो आउटपुट का वोल्टेज का वैल्यू इनपुट के बराबर मिलेंगे। तो 0 से पाई तक पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन पाई से 2 पाई तक आपका इनपुट है क्या हो चुका है, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, इस कारण आपका
पाई प्लस बीटा एंगल तक आपका आउटपुट वोल्टेज पाई प्लस बीटा तक निगेटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। अभी के केस में इनपुट जो वोल्टेज है वो निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर हो चुका है, इस कारण आउटपुट वोल्टेज में हमें एक सम टाइम ड्यूरेशन में सम एंगल का हमें क्या मिलेगा, निगेटिव वोल्टेज भी मिलेंगे। ठीक है, अब ये निगेटिव हाफ साइकिल में इंटर कर चुका है। ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल T1 इज हाईली रिवर्स बायस। जैसे ही उसमें इंडक्टर की डिस्चार्जिंग करंट की वैल्यू कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे। इंडक्टर की डिस्चार्जिंग करंट कम्प्लीटली ज़ीरो होने के कारण क्या होगा, वो थायरिस्टर T1 जो ऑन था वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। जैसे ही एक एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा पे, जैसे ही एक एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा पे थायरिस्टर T2 के गेट पर एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करने से थायरिस्टर T2 है वो टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन हो करके वो ऑन स्विच, क्लोज स्विच या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर। तो हम उसको फायरिंग एंगल कब देंगे, एट एंगल ओमेगा टी इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा पे, यहाँ पे फायरिंग एंगल देंगे। तो अगेन क्या होगा, जैसे ही इसको फायर करेंगे, फायर करने से अभी डी पॉइंट पर पॉजिटिव वोल्टेज फायर ऑन होगा, ऑन स्विच, क्लोज स्विच, शॉर्ट सर्किट से बिहेव करेगा। फाइनली इससे होकर एक करेंट फ्लो होंगे डी से थायरिस्टर T2 से लोड रजिस्टर RL से होते हुए ओ पॉइंट पे सर्कुलेट होंगे। ऊपर क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ऊपर ऑफ है मतलब ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट है दैट मीन ओपन सर्किट में कभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। तो करंट है डी पॉइंट से थायरिस्टर T2 से लोड रजिस्टर RL से होते सेंटर पॉइंट में सर्कुलेट होगा। तो अगेन आपका फ्लोइंग जो करंट है लोड में एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, राइट से लेफ्ट ही हो रहा है। फ्लोइंग डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण आपका फ्लोइंग करंट है वो पॉजिटिव होगा, और फ्लोइंग करंट पॉजिटिव होने से आपका डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव। अगेन जैसे ही T2 ऑन हुआ एक वायर की तरह ट्रीट करेगा, तो वायर की तरह ट्रीट करेगा, तो ये आपका वायर और ये लोड और ये सोर्स, तो लोड और सोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में अपियर हो जाएंगे। पैरेलल में अपियर होने के कारण आउटपुट जो वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। तो आउटपुट वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज का क्या होगा, इक्वल होगा। अगेन यहाँ पर देख सकते हैं फिर से फ्लोइंग करंट है वो RL लोड में फ्लो हो रहा है। तो लोड हमारा इंडक्टिव लोड है, तो किसी इंडक्टिव लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता। तो फिर निगेटिव हाफ साइकिल के कारण उसमें लोड में जो करंट का फ्लो होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा मैक्सिमम वैल्यू तक। जैसे ही उसको क्या होगा, निगेटिव अगला पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंटर करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में एंटर करने से उसको सोर्स से एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या करेगा, वो इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को वापस क्या करेगा, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग करेंगे बीटा एंगल तक। ठीक है, तो यहाँ से फायर किया तो पाई प्लस अल्फ़ा पे फायर किया, ये ऐसा मिलेगा, और बीटा एंगल तक डिस्चार्ज होगा। ये आपका पाई प्लस अल्फ़ा है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 2 पाई प्लस बीटा है, ये 2 पाई प्लस अल्फ़ा है बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे ऐसे एक हाफ साइकिल ऐसे इंक्रीज़ होगा यहाँ तक मैक्सिमम, फिर यहाँ तक डिस्चार्ज होगा। एक साइकिल को आप समझा देना ऐसा, फिर यहाँ से फिर फायर होगा, फिर आपका ऐसा। तो इस टाइप से रहेंगे कोई एक साइकिल को कंप्लीट। तो यहाँ तक आपका T1 ऑन हो रहा है, यहाँ पर आपका T2 ऑन होगा, फिर यहाँ पे T1 ऑन होंगे, यहाँ पे आपका T2 ऑन होगा। तो इंडक्टर है उसको लोड पे यूज़ किए हैं। तो इंडक्टर की नेचर होता है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेता है, लेकिन वो स्टोर्ड एनर्जी को परमानेंटली स्टोर ना करके कुछ समय के लिए करेगा। ठीक है, जैसे उसको सोर्स सप्लाई मिलना बंद हो जाए या फिर उसके अंदर की एनर्जी सोर्स एनर्जी के इक्वल हो जाए, उस केस में वो अपना एनर्जी स्टोरिंग क्या कर देता है, बंद कर देता है। उसके बाद फिर वो कुछ समय बाद फिर से अपना एनर्जी को क्या करना चाहता है, रिलीज़ करता है। तो रिलीज़ द एनर्जी हो उस कहाँ करता है,
उसी डायरेक्शन में रिलीज़ करता है जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। क्यों उसी डायरेक्शन में रिलीज़ करेगा? क्योंकि वो अपने से होकर फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन को सडन चेंज नहीं करता। क्लियर हुआ? तो देख सकते हैं, यहाँ तक बता देना चाहता हूँ, यहाँ तक एनर्जी है वो उसको स्टोर किया और फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुआ मैक्सिमम तक, फिर उसके बाद वो डी एनर्जाइज किया, फिर यहाँ तक एनर्जी स्टोर किया, फिर डी एनर्जाइज किया। करेंट पॉजिटिव है, एनर्जाइजिंग और डी एनर्जाइजिंग मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों के केस में करंट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि चार्जिंग के केस में भी करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और डिस्चार्जिंग के केस में भी उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, इस कारण करंट पॉजिटिव है। यहाँ तक अगर फिर से देखूँ, यहाँ तक तो चार्जिंग है, यहाँ तक फिर से डिस्चार्जिंग, फिर यहाँ तक चार्जिंग है, इधर देखेंगे तो फिर से डिस्चार्जिंग मिलेगा। क्लियर हुआ? बट देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट जो वोल्टेज यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, यहाँ पर भी निगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर भी निगेटिव आ रहा है। क्यों? क्योंकि आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है? निगेटिव हो जा रहा है। क्लियर हुआ? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इंडक्टर का एक रोल है, प्योर रजिस्टिव के केस में हमें निगेटिव में हमें ऐसा वोल्टेज नहीं मिलता था, कुछ एंगल का निगेटिव वोल्टेज नहीं मिलता था प्योर रजिस्टिव केस में। यहाँ इंडक्टर प्रेजेंट होने के कारण निगेटिव वोल्टेज भी हमें क्या मिल जा रहा है? निगेटिव वोल्टेज भी हमें प्राप्त हो जा रहा है। क्लियर हुआ? तो ये किसके वजह से है? स्टोर्ड एनर्जी के कारण। इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के कारण इंडक्टर अपने एनर्जी को डिस्चार्ज करना चाहता है और डिस्चार्ज करने के लिए वो अपने पोलैरिटी को रिवर्स करता है। जैसे वो अपने पोलैरिटी को रिवर्स करता है ना, तो थैरिस्टर को अगेन हाईली रिवर्स ना करके उसको कौन से मोड में रख देता है? फॉरवर्ड बायस कंडक्शन स्टेट में ही मेंटेन रख देता है। और जब तक इंडक्टर की एनर्जी है वो ज़ीरो नहीं हो जाता है तब तक वो थैरिस्टर है वो ऑन ही रहता है। जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इंडक्टर की एनर्जी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएंगे, उसी इंस्टेंट पर ही आपका थैरिस्टर है वो ऑफ होगा। तो इतना ड्यूरेशन तक ऑन होना चाहिए। तो निगेटिव हाफ साइकिल की इसलिए मिल रहा है क्योंकि कुछ एंगल तक आपका वोल्टेज है वो क्या हो जाए? रिवर्स। तो इस स्पाइक्स मिलता है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, डाउट होने पे जरूर करें। तो एग्ज़ाम में इतना 3 जरूरी है कि इनपुट का, एक आउटपुट करंट का, एक आउटपुट वोल्टेज। तो देख सकते हैं हम ये पूरा कंप्लीट साइकिल दिया। इस कंप्लीट साइकिल इनपुट के लिए हमें दोनों कंप्लीट साइकिल के लिए कंट्रोल्ड डीसी हमें प्राप्त हो। तो जो इनपुट एसी सिग्नल के दोनों हाफ साइकिल को कंट्रोल्ड पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फुल वेव फेस कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, तो थैंक यू।